ध्यान से सुने, इसी कंसेप्ट में, इसी लाइन में पूरी की पूरी कंसेप्ट समायोजित है। अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे पैसे मांगती है, बोलती है कि मुझे पैसे दे दीजिए और आपके दिए हुए पैसे के बाद मैं इतने दिनों के बाद आपको ये पैसा वापस करूंगा। तो गवर्नमेंट के जो पैसे उगाई के साधन है वो मल्टीपल है, बहुत सारे पैसे के उगाई के साधन है। तो डायरेक्ट टैक्स है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, हम क्या करेंगे तो कोई बॉन्ड निकालेंगे, है ना, हम क्या करेंगे तो कोई बिल्स निकालेंगे। तो मैं जिस टॉपिक पे आ रहा हूं वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के फादर को बोलती है कि आप मेरे बिहाफ पे जनता से पैसे मांगो, जनता से मांगो या कंपनी से मांगो या किसी फॉर्म से मांगो या किसी एनआरआई से मांगो या किसी पार्टिसिपेटरी डीलर से आप मांगो, मतलब किसी न किसी तरह ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे हमसे लिया जाता है। आरबीआई के भरोसे पे हम ये पैसे देते हैं और आरबीआई गवर्नमेंट के हवाले वो पैसे कर देती है। जिस इंस्ट्रूमेंट के सहारे हमसे पैसा लिया गया, ये कह के पैसे हमसे लिया गया कि हम आपको ये पैसे डिस्काउंटेड मेथड पे दे रहे हैं। ध्यान ध्यान से सुने, कुछ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आखिरी में जब बोर्ड पे लिखूंगा सारी बात समझ में आएगा। ये कह के लिया गया कि डिस्काउंटेड मेथड पे हम आपको ये पैसा ले रहे हैं और ये वादा करते हैं कि ये पैसा चाहे तो हम आपको 91 डेज पे वापस कर देंगे या उसके डबल 182 डेज पे वापस कर देंगे या उसके डबल 364 पे वापस कर देंगे। तो कितने मैच्योरिटी पीरियड मैंने बता दिया आपको, बोलिए आप लोग ही बोलिए, माइक ओपन कीजिए और बोलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो। 90 days, है 182 days and 364 days. कितने हो गए? 3 3 हो गए, वेरी गुड। कौन लिया पैसा? गवर्नमेंट। RBI आरबीआई ने पैसा लिया। किसके लिया आरबीआई ने पैसा? पब्लिक से। किसके लिए पैसा लिया आरबीआई ने? गवर्नमेंट के लिए। लिया। और किस मेथड पे दिया? discounted method. करने पे दिया। चलिए अभी माइक ऑफ कर दीजिए, अभी बाकी के लोग माइक ऑफ कर दीजिए, अभी बाकी के लोग माइक ऑफ कर दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक से या बैंक से या किसी इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल से या किसी कंपनी से पैसे लिए, डिस्काउंटेड मेथड पे ये पैसे लिए और ये कहते हुए लिया कि मैं आपको 91 या 182 या 364 डेज के बाद ये पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। बट आप जो मेरे पास पैसा देंगे वो 5,000, 10,000, 20,000 में नहीं लूंगा। मिनिमम जो करेंसी में लूंगा आपसे, मिनिमम जो डिनोमिनेशन में आपसे लूंगा वो 25,000 लूंगा या फिर 25,000 के मल्टीपल में लूंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखे तो समझ जाइए इसका सीधा सा नाता आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से है। फिर से बोलता हूं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं आता है। डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन ले सकता है? कोई भी ले सकता है, मरा हुआ मुर्गे को छोड़ के बाकी कोई भी ले सकता है। 25,000 एंड मल्टीपल and the maturity period of this treasury bill is 3. One is 91, 182 and 364. What is the meaning of this discounted method? हमसे अगर पैसा लिया है, अगर हमसे ये कहते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे ले कि भाई गवर्नमेंट को जरूरत है, आप 10,000 रुपए दीजिए, आप देंगे क्या? मैं तो नहीं दूंगा भाई, मैं क्यों दूंगा? मैं उस 10,000 को म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा तो मुझे मालूम है कि 5 महीने के बाद हो सकता है कि उसमें से 500 रुपए मुझे मिले, लेकिन गवर्नमेंट मांग रही है और मैं दे दूं, ऐसा तो काम करूंगा नहीं। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड। यहाँ पे आरबीआई ये नहीं कहती है कि आपको हम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे या फिर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे या फिर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। आरबीआई ये कहती है डिस्काउंटेड मेथड पे हम आपको परचेज करेंगे, फेस वैल्यू पे हम परचेज करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू?
फेस वैल्यू का मतलब होता है कि अगर ट्रेजरी बिल एक सर्टिफिकेट है, उस पर अगर 100 रुपया लिखा हुआ है, 100 रुपया इज कॉल्ड फेस वैल्यू। लेकिन डिस्काउंटेड, मैं अगर पब्लिक होके वो ट्रेजरी बिल अगर परचेज कर रहा हूं, तो मैं उसको परचेज करूंगा 93 रुपीज में, 94 रुपीज में, और जब बेचूंगा तो मुझे 100 रुपीज मिलेगा। जो फेस वैल्यू था वो मुझे मिलेगा। तो व्हाट इज माय अर्निंग? मेरा क्या इंटरेस्ट हुआ उसमें? मेरा यही इंटरेस्ट हुआ कि मैंने जो 90-91 दिन के लिए पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, उसके एवज में 93 पे मैंने लिया था और 100 रुपए पे मैं बेच रहा हूं। काम खत्म ट्रेजरी बिल का। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ट्रेजरी बिल से, ये सुने। आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? ऑप्शन रहेगा आरबीआई, ऑप्शन रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन रहेगा बैंक, ऑप्शन रहेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आंसर इज आरबीआई। आपको पूछा जाएगा कि ट्रेजरी बिल के कितने मैच्योरिटी पीरियड होते हैं? आंसर इज 3, 91, 182 एंड 364। आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेजरी बिल कौन से मेथड पे मार्केट में अवेलेबल है? आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिस्काउंटेड मेथड, not on interest method, not on debenture method, not on dividend method। discounted method पे आपको मिलेगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन ट्रेजरी बिल को परचेज कर सकता है? आंसर इज एनी इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हमारा, नॉन इंडिविजुअल का मतलब कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई भी एजेंसी है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी बैंक है, कोई भी डीलर है, कोई भी नॉन इंडिविजुअल है, कोई भी परचेज कर सकता है। और आखिरी का क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ट्रेजरी बिल कौन से रूप में मार्केट में अवेलेबल है? मैंने आपको पहला ही लाइन बोला था कि इसमें गवर्नमेंट ये वादा करती है, तो वादा का प्रॉमिस करती है, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में होगा या प्रोमिसरी नोट के रूप में होगा? promissory note, promissory note, काम खत्म। इतना ध्यान अगर रख लिया ना कि प्रोमिसरी नोट के रूप में ये अवेलेबल है, गवर्नमेंट देती है, आप हम ले सकते हैं, ये ट्रेजरी बिल है। कहानी खत्म। दूसरी कहानी सुने। ये तो हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कहानी। अभी हम आते हैं बैंक पे। अभी बैंक को भी पैसे चाहिए। बैंक भी बोलता है कि भाई मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो मुझे भी पैसे चाहिए। तो बैंक के पास भी मल्टीपल ऑप्शन है। बैंक रेट से आरबीआई पे ले सकता है, रेपो रेट से भी ले सकता है, कॉल मनी से भी ले सकता है, नोट, मतलब बैंक के पास भी मल्टीपल क्या है, तो ऑप्शन है। लेकिन अगर वो इन चीजों से लेगा तो उनको कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो बैंक भी बोलता है क्यों ना मैं भी डायरेक्ट पब्लिक से ही लूं। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि मैं डायरेक्ट पब्लिक से लूंगा ट्रेजरी बिल के माध्यम से, वैसे ही बैंक भी बोलता है क्यों ना मैं डायरेक्ट पब्लिक से लेता हूँ, डायरेक्ट पब्लिक से लेता हूं। तो यहाँ पे बैंक भी अपना एक प्रोमिसरी नोट का फॉर्म इशू करता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोमिसरी नोट का फॉर्म इशू किया, आपने उसको ट्रेजरी बिल का नाम दिया, वैसे ही कोई भी कमर्शियल बैंक, सिर्फ कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि नाबार्ड या फिर आपकी सिडबी, क्योंकि ये सब कमर्शियल बैंक नहीं है ना। कमर्शियल बैंक क्या होता है, कोई बताओ मेरे को, मैं भूल गया जरा। profit on, अरे कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक क्या होता है? जिसका एक प्रॉफिट ऑन करना होता है। मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट के पास है, उसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। कमर्शियल शेयर बैंक गवर्नमेंट के जो पास है। अगर सर जो लोन maximum शेयर प्रोवाइड गवर्नमेंट के करता है, पास है, तब तो वो नाबार्ड का 99% शेयर गवर्नमेंट के पास है, सिर्फ 1% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। सर कमर्शियल बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। यस सर। ठीक है, सीधी सी बात, मैंने जिस समय आपको कमर्शियल बैंक, नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, नाबार्ड या सब सारी बैंक की तालिका पढ़ा रहा था, उसी समय मैंने एक कहानी बताई थी कि कमर्शियल बैंक, सीधी सी बात ये समझनी है आपको कि कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जिसमें आप जा सकते हैं, बस, है ना। उसमें गवर्नमेंट का कितना हिस्सा लगा हुआ है, उसमें अंबानी का कितना हिस्सा लगा, इससे कोई मतलब नहीं। जिसमें आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, इसका मतलब पब्लिक डीलिंग वो बैंक करती हो, उसको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है,
और आज के क्लास की सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट बी इशूड बाय रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। क्या आप आरआरबी में जा सकते हैं अंदर? नहीं। नहीं No. सर। नहीं। अरे गांव की बैंक जो रूरल बैंक है जिसके भी एग्जाम होने वाली उसमें आप जा नहीं सकते हो अंदर? जा सकते हैं। तो वो बैंक है ना भाई। मैंने यहाँ पे अपवाद बताया है, इस कारण से अपवाद को मैंने बोला कि आज की क्लास की सबसे बड़ी बात है। दो कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी इज ए कमर्शियल बैंक, बट इन दोनों के पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने का राइट आरबीआई ने अपने जेब में रखा है, एक्सेप्ट दिस टू कमर्शियल बैंक। एनी कमर्शियल बैंक, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पीएसयूज हो, चाहे वो नेशनलाइज हो, कोई भी कमर्शियल बैंक मार्केट से पैसे उगा सकती है, बट नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ 1 लाख। जब भी इन्वेस्टमेंट हम आप करेंगे तो 1 लाख एंड मल्टीपल में करेंगे। ट्रेजरी बिल में कितने करते थे? 5,000 ना? 25,000। ट्रेजरी बिल में कितने का मिनिमम इन्वेस्टमेंट था? 5,000 था ना? 25,000. हाँ 25,000। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में कितने का होगा? 50,000। 1 लाख एंड मल्टीपल। कोई भी कमर्शियल बैंक इशू कर सकती है एक्सेप्ट आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक, और प्रोमिसरी नोट के रूप में रहेगा। कौन परचेज कर सकता है? कोई भी, हम और आप, बैंक हो, दूसरी बैंक हो, कोई कंपनी हो, कोई भी परचेज इसको कर सकता है, और ये भी डिस्काउंटेड मेथड के आधार से आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लाइए हम आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, नहीं। यहाँ पे सबका सब आपके जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वो सब डिस्काउंटेड रूप में आपको भी मिलता जा रहा है ना। 1 लाख रुपए का है तो 98,000 या फिर 96,000 में आपको मिलेगा, लेकिन जब उसकी मेच्योरिटी पीरियड आएगी तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ये जो 4,000 3,000 रुपए है ये आपका क्या है? तो प्रॉफिट है। और सबसे बड़ी बात, मिनिमम ड्यूरेशन फॉर एफडी, मिनिमम ड्यूरेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मिनिमम ड्यूरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर, ये तीनों के मिनिमम ड्यूरेशन जो डिपॉजिट है वो 7 डेज है। याद रहना चाहिए कि एफडी, अभी एफडी जब पढ़ाऊंगा तो ये अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, एनआरई, एनआरओ, उस समय वहां भी बताऊंगा कि एफडी मिनिमम आप 7 दिन के लिए कर सकते हैं। वैसे ही अभी की जो टॉपिक हमारी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी हम मिनिमम 7 दिन के लिए कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने दिन के लिए होगा? 1 ईयर। 1 ईयर, क्योंकि हम मनी मार्केट में खेल रहे हैं ना। तो मनी मार्केट में ये कहता है कि हमारी जो बाउंड्री है वो 365 मीटर की बात खत्म हो जाती है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन 365 का होगा, मिनिमम 7 डेज का होगा, है ना। ये इतनी ही बात हमारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत आपको 1 महीने के बाद इसमें ऑप्शन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी इशूड बाय कमर्शियल बैंक। ऑप्शन रहेगा ट्रेजरी बिल, ऑप्शन रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन रहेगा आपकी कमर्शियल पेपर, ऑप्शन एक और कोई भी रहेगा। तो उस कंडीशन में इतना अच्छे ध्यान सोच के जाइएगा कि डिपॉजिट का सीधा सा संबंध आपके बैंक के साथ है। तो जहां पे सीडी दिखेगा तो वो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में आंसर न लगा के आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आंसर लगाइएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में अवेलेबल होता है वो बैंक के सहारे से भेजा जाता है, डिस्काउंटेड मेथड पे होता है। 7 to 365 डेज में इसकी मेच्योरिटी क्या होती है तो लाई करती है, और 1 लाख एंड मल्टीपल में हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अभी मेरे को बताइए कि ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में किसको क्या नहीं समझ में आया, और सरल भाषा में समझा रहा हूं। पहले बताइए, पूछिए 10 क्वेश्चन मेरे से पूछिए, ना कि ये सिर्फ 2 टॉपिक का 10 क्वेश्चन, इससे पुरानी भी क्लास हो उसमें भी कोई बातें अगर नहीं समझ में आई होगी तो वहां भी पूछिए। अदरवाइज हम कमर्शियल पेपर को पढ़ेंगे और फिर ये तीनों कहानियां एक साथ बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे। पूछो जिसको समझ में नहीं आया। सर ट्रेजरी बिल
कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, कौन पूछ रहा है? हेलो सर, आवाज आ रही है अभी? मैडम थोड़ा सा वॉइस थोड़ा सा तेज करो, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ बोलो अभी। सर, ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हो गया? सर, ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। कंफ्यूजन क्या है वो पहले बताओ। सर समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी मेरे को आप एक आंसर दीजिए कि आपको अगर पैसा चाहिए होता है तो किससे मांगते हो आप पैसा? पैसा मम्मी बैंक से। आप जरा आपके घर के बाहर बालकनी में आओ, आपकी आवाज बिल्कुल बहुत धीमी आ रही है। हेलो सर, घर से। हाँ अभी बोलो। अभी आपको अगर पैसे की जरूरत है, आप सपोज मार्केट जाने वाली हैं, अर्निंग नहीं है, तो आप पैसा किससे मांगते हो? मार्केट जाना है तो कहीं भी जाना है, पैसा किससे मांगते हो? वो से, कंसर्न है। पापा से। पापा से मांगते हो ना? हाँ पापा पैसा देते हैं ना? हाँ देते। हाँ देते हैं। अभी मेरे को एक चीज बताओ, अगर पापा पैसा नहीं दे और आपको एक गाड़ी खरीदनी है, पापा बोले मेरे पास 6 लाख रुपए नहीं है, तो आप कहाँ पे जाओगे? बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करेंगे। हाँ अभी मेरे को ये बताओ, बैंक आपको बिना इंटरेस्ट से पैसा देगा क्या? नहीं सर, कुछ तो रखना पड़ेगा गिरवी। रखना पड़ेगा ना। तो वैसे ही अगर आपको पैसे की जरूरत होती है तो सेम कंडीशन बैंकों के पास भी आ सकती है। इस कारण से ये सब क्या बने हुए, टर्म बने हुए हैं। अगर कोई बैंक है, बड़ी बैंक अगर ना, SBI या HDFC जैसी बड़ी बैंक ना हो, कोई छोटी बैंक है, उसको लिक्विडिटी का चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ने कोई बड़ा क्या कर दिया है, तो गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर दिया है, या फिर उस समय उसका जो आपका डेफिसिट था, बजट डेफिसिट था, इतना ज्यादा हो गया कि ओवरकम नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो हम और आप तो उधार ले सकती है गवर्नमेंट। जैसे हम और आप बैंक से उधार लेते हैं, वैसे ही बैंक हमसे भी उधार ले सकती है, गवर्नमेंट हमसे भी उधार ले सकती है। तो बैंक या फिर गवर्नमेंट जब पब्लिक से उधार लेती है, उसके लिए हमारे क्या है, तो रिस्पेक्टिव टूल्स बने हुए हैं कि बैंक जब उधार लेगी तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम बोलेंगे, जब गवर्नमेंट उधार लेगी तो उसको हम ट्रेजरी बिल बोलेंगे। लेकिन अगर हमने उधार दिया है तो हमको तो कोई सर्टिफिकेट चाहिए ना कि हमने ये पैसा आपको दिया है। तो कल तो होके बैंक बोलेगा कि आपने तो पैसा दिया ही नहीं हमको, तो वो सर्टिफिकेट को ही हम जो नाम देते हैं वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब है कि आपने बैंक को पैसा दिया है, लेंड किया है, आप क्या क्रेडिटर है और बैंक ने पैसा लिया है, और बैंक बोल रहा है कितने दिन के बाद हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे। अभी कुछ क्लियर हुआ? कुछ? हाँ सर हुआ। हाँ सर। हुआ सर। हाँ सर। जबरदस्ती का नहीं बोलने का भाई कि हो गया। अब देखोगे सर इतना समझा रहे हैं तो कैसे बोल दो नहीं हुआ है, बाकी के लोग क्या, बिल्कुल समझने का नहीं सर, बड़े टर्म है ना ये सब। आप संभवतः अभी तक जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो अगर नहीं है, संभवतः ये सब सारी बात नहीं हो रही है आपके साथ, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम आएगी आपके साथ। तो उसका समाधान करने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं तो 10 बार पूछिए कि सर अभी भी थोड़ा सा नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं कि मैं एक ही बात समझाया, मेरे पास कोई ब्रह्मास्त्र है नहीं कि मैंने घुमा दिया और आप समझ गए, तो होगा नहीं। 10 बार पूछने का मेरे से, सर ये बताओ ये क्यों हुआ, थोड़ा सा पूछने का मेरे से, निचोड़ने का मेरे को। अभी पूछो सर मतलब बैंक अगर हम लोग से उधार लेगी तो वो ट्रेजरी बिल हुआ, और गवर्नमेंट लेगी तो सारा ये ऐसा सत्यानाश मत करो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा सर। हाँ, और गवर्नमेंट उधार लेगी तो क्या कहलाएगा वो? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कहलाएगा। तो गवर्नमेंट उधार लेगी तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप 5 रुपया दो हमें या 20 रुपया दो। गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हम गवर्नमेंट है, कुछ तो हमारा सम्मान करो।
तो कम से कम अगर पैसा लगाओगे तो 25,000 से कम मत लगाओ, या तो 25 लगाओ या 50 या 1 लाख या 5 लाख, जो भी लगाओ 25,000 के मल्टीपल में लगाओ, तो हमारा भी अकाउंटिंग बराबर होगा। हम आपको इतने दिनों के बाद ये पैसा वापस कर देंगे, ये वादा करते हैं। That's why this is called promissory note. अभी समझ में आया या ऊपर से गया? नहीं सर, आया समझ। चलो, और किसी के पास कोई प्रॉब्लम? सर ट्रेजरी हेलो सर। बिल आरबीआई से पब्लिक को देगा, राइट? आरबीआई पब्लिक को देगा? नहीं, लेगा, पब्लिक से लेगा, आरबीआई से लेगा। आराम से फिर से क्वेश्चन पूछो। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई से पब्लिक से लेगा, राइट? पैसे बस। लेगा, और हाँ। पैसे लेने के एवज में वो सर्टिफिकेट देगा कि भाई साहब ट्रेजरी बिल देगा ना? आपसे उधार लिया है। ट्रेजरी बिल देगा। हाँ, ट्रेजरी बिल देगा, एक सर्टिफिकेट देगा आपको, ओके। है ना? डीमैट के फॉर्म में होगा, क्योंकि आप तो हार्ड कॉपी चलता नहीं है ना, डिजिटलाइज आप जो भी शेयर आप देखते हैं वो डीमैट के फॉर्म में होगा, डीमैटेलाइज फॉर्म में होगा आपके पास। और सर कमर्शियल बैंक डायरेक्टली पब्लिक से लेगा, राइट? डायरेक्ट पब्लिक से लेगा, वो भी सर्टिफिकेट इशू करेगा। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। बाकी जनता किसी के पास कोई दिक्कत नहीं है? हेलो सर। बोलिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का लिमिट क्या है? किस चीज का लिमिट? जैसे मिनिमम या कि मैक्सिमम? वो आप तो कुछ 1 लाख बोल रहे थे ना, तो 1 लाख मिनिमम है या मैक्सिमम है? खुद सोच के बताओ तुम जरा, मैं बाद में बताऊंगा। नहीं सर, आपका आवाज मतलब थोड़ा है ना, तो बोलते ना तो सुनाई नहीं। मैंने अपने मुंह से इतना, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि 25,000 दो, 50,000 जो भी दो, 25,000 के मल्टीपल में दो। उसका मैंने कोई बार रखा क्या कि 3 करोड़ रुपया दो, 5 अरब रुपया दो? नहीं रखा ना? वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या बोला है कि मिनिमम मुझे 1 लाख रुपया दो, या 2 लाख दो, या 10 लाख दो, जो भी दो 1 लाख के मल्टीपल में दो। इस दोनों का कोई मैंने लिमिट बोला क्या कि 10 मिलियन दो, 50 मिलियन दो? अगर लिमिट नहीं बोला, देयर इज नो लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो जो 1 लाख है वो मिनिमम है ना, ऐसा पूछ रहे हो? बिल्कुल मिनिमम है कि कम से कम पैसा जो हम लगाएंगे ट्रेजरी बिल में 25,000 होगा, कम से कम पैसा जो हम लगाएंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, जो बैंक का अपना एक लेंडिंग का पोर्टफोलियो है, वो 1 लाख रुपए का होगा। ओके, समझ में आया? हाँ सर। हेलो सर, ट्रेजरी बिल में 1 लाख होगा और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 25,000 होगा ना? एक पंखा चल रहा है मेरे घर में। कौन से हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते? नहीं, 1 मिनट पहले मैडम आप अपना क्वेश्चन पूछिए, जो रुपया वाला था 25,000 1 लाख वाला, फिर तो क्वेश्चन दोहराइए जरा। सर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में जो हम बैंक हमको देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका मिनिमम अमाउंट कितना बोला सर आपने? 25,000 ना? 1 लाख। और ट्रेजरी बिल का जो हमको गवर्नमेंट देती है उसका 25,000 होगा। वो देखो, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी का जो ये आंकड़ा है ये मैं आपके बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, डोंट वरी। उसको टैली मत करो, उसको लिखो मत, मैं सारी बात बोर्ड पे लिखूंगा। पहले वो समझो कि ट्रेजरी बिल कौन इशू करेगा, कौन परचेज कर सकता है, किस फॉर्म में होगा, डिस्काउंट का मेथड क्या हो गया। इस आंकड़े को छोड़ो, आंकड़े तो मैं 2 मिनट में बोर्ड पे लिखने ही वाला हूँ, सब का सब क्लियर हो जाएगा। जिस कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों इशू होता है, कौन परचेज करता है, ये समझ में आया। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछो, कोई पूछ रही थी क्या है क्वेश्चन? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन से बैंक इशू नहीं कर सकती सर? क्या हो गया? जोर से बोलो एक बार फिर से। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन से बैंक इशू नहीं कर सकती? RRB। RRB का फुल फॉर्म क्या है?
यस, रीजनल रूरल बैंक, जिसको हिंदी में हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं, अलॉन्ग विथ कोऑपरेटिव बैंक, ये स्थानीय जनता सहकारी बैंक है, डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक है, ये सब नहीं इशू कर सकते हैं। चलो आगे। अरे मुंबई की जनता, चलो क्या आगे? सर नहीं सर, समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन पूछो। सर वही अभी आपने क्या बोला हो, आप बताओ ना क्या बोला। वो इशू करने का कुछ तो बताया ना आपने, कौन सी बैंक इशू कर सकती है कौन सी नहीं। Commercial bank can issue certificate of deposit except RRB and cooperative bank. ओके। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? नो आइडिया? A group of persons form together to and form a cooperative bank. अरे कहाँ से, ये गूगल से डेफिनेशन देख लिया क्या तुमने? नहीं सर, खुद ही बनाया है। गुड गुड, वेरी गुड। एक ग्रुप ऑफ पर्सन है ना, एक कॉमन मोटिव के लिए लोकल पीपल को सर्व करने के लिए एक बैंक की शुरुआत करते हैं। जैसे आपका मुंबई में स्थानीय जनता सहकारी बैंक है, सहकारी वर्ड लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कोऑपरेटिव, स्थानीय जनता कोऑपरेटिव बैंक, डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक, तो ये सब क्या है? कोऑपरेटिव बैंक है। ये सब नेशनलाइज बैंक नहीं है, आईपीएस में नहीं आते हैं ये सब, क्योंकि ये क्या है, तो ये नेशनलाइज नहीं है, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट अगर होता तो क्या होता? प्राइवेट अगर होता तो उसका मालिक कोई एक होता, ग्रुप ऑफ मेंबर्स उसका मालिक नहीं होता। ये सारी बातें मैंने जब बैंक में पढ़ा रहा था उस समय ऑलरेडी पढ़ा दिया। अभी सिर्फ इतना बात, मुद्दे वाली बात ये याद रखनी है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंक इशू नहीं कर सकता है, आरआरबी इशू नहीं कर सकता है। अभी हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर प्रोमिसनरी नोट के रूप में ही दिखेगा। 60 दिन से 365 दिनों की इसकी मैच्योरिटी होती है, और ये कोई भी बड़ी कंपनी ही इशू कर सकती है। बड़ी कंपनी कहने का मतलब कम से कम उस कंपनी का जो नेटवर्क है वो 4 करोड़ का होना चाहिए। फिर से ध्यान सुने, आज की क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड बाय ओनली ए रजिस्टर्ड कंपनी जिसकी नेटवर्क कम से कम 4 करोड़ रुपए हो। ऐसा नहीं कि आज मैंने कंपनी फॉर्म किया और कल होकर कमर्शियल पेपर लॉन्च कर दिया मार्केट में, ऐसा नहीं होगा। कम से कम मेरे मार्केट की जो नेटवर्क है वो 4 करोड़ की होनी चाहिए, और मैं एक डबल ए रेटेड कंपनी होना चाहिए। जो भी बीएसई या एनएसई आपका लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड होना चाहिए और डबल ए रेटिंग होना चाहिए। चाहे तो आपकी सिसिल दे दे, सेमरा दे दे, आईसीआरए दे दे, दीज आर रेटिंग एजेंसी। ये भी पढ़ाऊंगा कि सिविल क्या है, आपका क्रिप क्या है, आपका क्रिसिल क्या है, केयर क्या है, इकरा क्या है, एसएमईआरए क्या है, ये सारी बात बताऊंगा। डबल ए रेटिंग मिलना चाहिए। कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड बाय ए प्राइवेट कंपनी हुज नेटवर्क should be minimum 4 crore and must be a double A rated company। दूसरी बात, ये कंपनी चूंकि बड़ी है इस कारण से ट्रेजरी बिल के जैसा ये 25,000 आपसे मांगेगी नहीं, ये बैंक के जैसा 1 लाख आपसे मांगेगी नहीं। ये बोलती है भाई अगर मेरे पास आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 5 लाख रुपए मुझे लाके दो या फिर मल्टीपल ऑफ 5 लाख रुपए में मेरे पास इन्वेस्टमेंट करो, डिस्काउंटेड मेथड पे आप इन्वेस्टमेंट करो। इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी ध्यान से देखें क्या बोर्ड पर लिख रहा हूं। सर डिस्काउंटेड मेथड मतलब कब ज्वाइन किया क्लास में? अभी ज्वाइन किया गया? नहीं सर तभी किया था। और उस समय से डिस्काउंटेड मैंने कितनी बार बता दिया? डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि एक बिस्किट आपने परचेज किया, उस दिन उसमें ऑफर लिखा हुआ था। ऑफर लिखा हुआ था, बिस्किट का जो एमआरपी था वो 15 रुपए था,
और उस दिन ऑफर था कि बाय 3 इन 40 रुपीज। आपने उस ऑफर में उसको 40 रुपीज में परचेज कर लिया और तीसरे दुकान पर जाके उसको आपने बेच दिया, बोला कि भाई ये 15 रुपए का है तो 45 रुपए मुझे दो। आपने परचेज कितने में किया? मैडम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, 40 आपने सर, परचेज कितने में किया? 40 बेचा कितने में? 25 25 45 में? 45 में। आपका प्रॉफिट क्या हुआ? 5 रुपया। हो गया ना, काम खत्म। हमें तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, यही डिस्काउंटेड हुआ कि हम उस सर्टिफिकेट को परचेज कर रहे हैं 95 रुपीज में। जब बेचेंगे तो सर्टिफिकेट पे फेस वैल्यू लिखा हुआ है 100, जब बेचेंगे तो 100 रुपए में वो बिकेगा, तो वो जो 5 रुपया है वही मेरा फायदा है। लेकिन सर आपने बोला ना कमर्शियल पेपर, अगर हम किसी बैंक को हमारे 5 लाख देते तो डिस्काउंटेड करके वो हमको रिटर्न करेंगे ना सर? अच्छा ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर आपके पास हम आते हैं। लिखें? बोर्ड दिख रहा है? यस सर। हु कैन इशू, यहाँ पे लिखिए सबसे लेफ्ट हैंड साइड जो आपका रजिस्टर है, हु कैन इशू, हु में लिखिए, यहाँ पे मिनिमम लिखिए, यहाँ पे मैक्सिमम लिखिए। सर वो साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैच्योरिटी डेट लिखिए। सर नो के आगे क्या लिखा है? हाँ जी, सर नो के आगे क्या लिखा है? नो बार, मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। वो जो एरो लगाया है इसका मतलब वो लास्ट वाले को फॉलो कर रहा है। देखो मैच्योरिटी डेट के बाद क्या लिखा है? मैच्योरिटी डेट के यहाँ पे क्या? हाँ सर। 91, 182, 364 याद है ना? सर उसके नीचे इन्वॉल्वमेंट क्या लिखा है आपने मैच्योरिटी डेट के नीचे? मैच्योरिटी डेट के नीचे इन्वेस्टर, कौन इन्वेस्ट कर सकता है? सर ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी डेट क्या लिखा है आपने? एक मिनट। हाँ
देखिए जो मैंने सर्कल में डाला है वो किसी भी कंडीशन में भूलने का नहीं, जो भी मैंने सर्कल में डाला है ये तो गांठ बांध लेने का। मैंने 4 बातें सर्कल में डाला है, ये चारों बात गांठ बांधिए कि कौन इशू कर सकता है, कितने दिन के लिए इशू कर सकता है, कौन से फॉर्म में होगा, कौन नहीं इशू कर सकता है और कौन सी कंपनी इशू कर सकती है। एक एक करके मैं समझाता हूं कि ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, आरबीआई इसको मार्केट में लाती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कोई भी कमर्शियल बैंक इशू कर सकता है एक्सेप्ट आरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो कमर्शियल पेपर, इसका फुल फॉर्म लिखिए, आप भी सीडी मत लिख दीजिए, नहीं तो एक नया तमाशा 1 महीने के बाद कॉम्पैक्ट डिस हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सीपी में लिखिए कमर्शियल पेपर। ये सर्टिफिकेट होगा, ये कमर्शियल होगा, दोनों सीसी है, ये डिपॉजिट है, ये पेपर है। कमर्शियल पेपर बिग कॉर्पोरेट इशू कर सकती है, वही कॉर्पोरेट इशू कर सकती है जिसका नेटवर्क 4 करोड़ प्लस डबल ए रेटिंग एजेंसी, डबल ए रेटेड कंपनी हो। तो ये अपने थोड़ा सा वर्ड में आप लिख लीजिए, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम था, इसका मैंने छोटे वर्ड में लिखा है। नेटवर्क, मिनिमम नेटवर्क 4 करोड़ प्लस डबल ए रेटेड कंपनी। सर कौन सी कंपनी? डबल ए रेटेड, रेटिंग होता है ना, रेटिंग दिया जाता है हर एक कंपनी को उसके पोर्टफोलियो के आधार पे, तो डबल ए रेटेड कंपनी होनी चाहिए। ट्रेजरी बिल मिनिमम कितने रुपए का मिलेगा? 25,000। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख, कमर्शियल पेपर 5 लाख। मैक्सिमम स्पिनो हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? 25,000 एंड मल्टीपल नो बार, 1 लाख एंड मल्टीपल नो बार, 5 लाख एंड मल्टीपल नो बार। नो बार कहने का मतलब कोई भी अपर लिमिट फिक्स नहीं है। मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड इस तीनों इंस्ट्रूमेंट का किसी मनी मार्केट के अंदर है, इसका आंसर 365 ही होगा। बट एक्चुअली 365 की जगह यहाँ पे 364, उसका आधा और उसका आधा याद रखना है। यहाँ पे ये जो 7 डेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ भी वो 7 से 365 है क्योंकि तो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी, ये भी और ये भी। किस रूप में मिलता है? तो प्रोमिसनरी नोट के रूप में मिलता है। गवर्नमेंट ये वादा करती है, बैंक ये वादा करता है, एक बड़ी कंपनी ये वादा करती है, वादा है, इस कारण से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन नंबर 4 एप्लीकेबल हो जाता है। और किस टाइप में मिलता है? तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि आप लगाइएगा 10% हम देंगे, 12% हम देंगे, नहीं, डिस्काउंटेड मिलता है, मतलब आपको रिबेट में मिलता है और जब आप सेल करेंगे तो वो फिक्स वैल्यू पे आपको मिलेगा, मतलब पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, है ना। तो डिस्काउंटेड, गवर्नमेंट उस पर डिस्काउंट देती है या बैंक उस पर डिस्काउंट देता है या बड़ी कंपनी उस पर डिस्काउंट देती है, इसका से टाइप डिस्काउंटेड हमने लिखा है। बड़ी बात आपके बोर्ड पे लिखी हुई है, लिखने के बाद मेरे से पूछें। सर इन्वेस्टर बताइए ना एक बार। इन्वेस्टर मतलब कौन परचेज कर सकता है? कौन परचेज कर सकता है? लेफ्ट साइड का नहीं दिख, लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर का मतलब कौन पैसा लगा सकता है? तो कोई भी इंडिविजुअल, IND लिखा है, कोई भी कंपनी, तो CEO लिखा है, कोई भी फर्म और एनीवन, मतलब कोई भी परचेज कर सकता है, सीधी सी बात है। मुर्गा आदमी छोड़ दीजिए, कोई भी परचेज कर सकता है, वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एक फर्म हो, एक सरकारी दफ्तर हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी परचेज कर सकता है। सर कमर्शियल बैंक के नीचे क्या लिखा है आपने? एक्सेप्ट। देखो 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 देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड बाय ऑल कमर्शियल बैंक, दो RRB एंड कोऑपरेटिव बैंक इज आल्सो कमर्शियल बैंक, वो भी पब्लिक डीलिंग करती है, बट उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने का राइट नहीं है। इसका में लिखा है एक्सेप्शन, एक्सेप्ट RRB एंड कोऑपरेटिव बैंक। ये जो एक्सेप्शन हो जाता है ना, अपवाद हो जाता है, ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू नहीं कर सकता, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है रदर की कौन इशू कर सकता है। इशू कौन नहीं कर सकता है? तो ग्रामीण जो बैंक है वो इशू नहीं कर सकती है, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो इशू नहीं कर सकती है। सर वो CPN क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ पेपर क्या हो गया? CP का क्वेश्चन। किसका किसका किसका? CP का फुल फॉर्म, C फॉर कनाडा, P फॉर
मेरा प्रदेश पटना लिखो। कमर्शियल पेपर। लिखो कमर्शियल पेपर। CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CP कमर्शियल पेपर। हेलो सर, ट्रेजरी बोलिए। बिल में मैक्सिमम 9 बार क्या मतलब समझा नहीं। अब मैं गलती मेरे से हो जाती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरी से गलती हो गई। अभी देखो, अभी सब समझ में आ जाएगा। नो लिखा है ना, अभी लिखता हूं LIMIT लिखो अभी। अब दिक्कत ही नहीं है, नो बात छोड़ दो, नो लिमिट। अब समझ में आया? सर टाइप बताओ ना, टाइप। टाइप कौन से टाइप में मिलता है? इंटरेस्ट वेरिएबल टाइप में मिलता है, डिविडेंड वारंट टाइप में मिलता है, डिस्काउंटेड टाइप में मिलता है। तो कौन सा टाइप में आप कौन सा टाइप देख के इन्वेस्टमेंट करते हो? आप एफडी पे क्या देखते हो? तो आप देखते हो कि हमारा जो एफडी है उस पर इंटरेस्ट टाइप है ना, कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या मिलता है, कौन सा टाइप में मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्या मिलता है? तो डिस्काउंट हमको मिलता है। हम जब परचेज करते हैं तो हमको दिखाया जाता है कि MRP 100 रुपए है, लेकिन आपको हम ये आज दे रहे हैं 93 रुपीज में। आज फ्लिपकार्ट पे कौन सा ऑफर चल रहा है? वो कौन सा ऑफर है फ्लिपकार्ट पे? अरे कौन सा ऑफर चल रहा है 15 अगस्त का? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस डे, महा मेगा, क्या कौन सा ऑफर है? वैसा ही है ये। समझ में आया? सर आप डिस्काउंट का बताने वाले थे ना? अरे बिल्कुल, किधर में भाग रहा सर वो हूँ? इन्वेस्टमेंट, हेलो सर, इन्वेस्टमेंट में कोऑपरेटिव फॉर्म की बात है, सेकंड लाइन। एनीवन। ये जो इतनी कहानियां मैंने बताया, उस कहानी को देखो, देखिए कितना शॉर्ट डाउन करके आपके पास रख दिया है। सिर्फ इतनी बात याद करना है, बिल्कुल जो सीना है वो चौड़ा करके जाना है अपने एग्जाम में। पूछो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं मनी मार्केट में। हाँ, अभी क्वेश्चन पूछो, कोई मैडम पूछ रहे थे डिस्काउंटेड क्या होता है सर? पूछो मैडम। हाँ सर, आप ये सबने लिखा क्या? किसी का छूट गया तो बोर्ड से हटो। क्या सर? ये सबने लिखा क्या? हाँ सर, लिखा। हाँ सर। ओके, अभी पूछो क्या नहीं समझ में आया? सर आप बताने वाले थे ना डिस्काउंट, अगर हम क्या बोला था, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल पेपर मतलब दे रहे हम लोग सर, किसी को 5 लाख दे रहे हैं, तो उस पे हम लोग को इंटरेस्ट लगा कर नहीं देंगे, वो लोग डिस्काउंट करके देंगे, तो लॉस तो हमारा ही होगा ना सर। अगर हम इन्वेस्ट करते तो उसको डिस्काउंट करके हम लोग को दे रहे थे। ये तुम पूछ रही हो कि मेरे को बता रही हो? सर पूछ रही हूँ कि क्या है, मतलब लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सर। ओके, अच्छा कौन से फॉर्म में मिलेगा? प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में मिलेगा क्या? प्रॉमिसरी कौन से नोट, फॉर्म में मिलेगा? प्रॉमिसरी नोट। लास्ट क्लास अटेंड किया गया था क्या प्रोमिसरी नोट का? हाँ सर, किया था। अगर आपको आपके सर्टिफिकेट पे ये लिखा हुआ मिले कि आई प्रॉमिस यू टू पे ए वैल्यू ऑफ ₹100 आफ्टर सेलिंग ऑफ दिस बिल आफ्टर 91 days, तो भी मन में खतरा रहेगा क्या? नहीं तो सर, सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि आप जब मैच्योरिटी के बाद इसको बेचेंगे तो हम 100 रुपया देंगे, और जो आप परचेज कर रहे हो उसमें से जो पैसा आप दे रहे हो, लगा रहे हो उस दिन, वो 93 रुपीज है, तो काहे का खतरा है? मतलब हम लोग को डबल। देखो देखो देखो, डिस्काउंटेड, जो डिस्काउंटेड वर्ड है ना, ये इंडिविजुअल के रूप में नहीं समझने का। इशू कौन कर रहा है? इशूअर के टर्म में समझो ना कि मैं बैंक हूं, मैं जो सर्टिफिकेट निकाल रहा हूं वो डिस्काउंट में दे रहा हूं, तो अपने नजर से इसको नहीं देखने का, इसको गवर्नमेंट की नजर से देखने का, इसको बैंक की नजर से देखने का, और इसको कंपनी की नजर से देखने का। तो गवर्नमेंट जो इशू कर रही है वो बोलती है मैं डिस्काउंटेड पे, डिस्काउंट मेथड पे दे रहा हूं,
आप थोड़ी इशू कर रहे हैं इसको, ये तो गवर्नमेंट इशू कर रही है। तो गवर्नमेंट के लिए कौन सा टाइप है? डिस्काउंटेड टाइप। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 100 रुपए पे हम ये दे रहे हैं, लेकिन आप जो मुझे पैसा दो वो 96 रुपीज दो। तो गवर्नमेंट के लिए डिस्काउंट है, लेकिन आपके लिए क्या है? आपके लिए सर्टिफिकेट आपको मिला कि इस दिन के बाद आप बेचिए, आपको 100 रुपए मिलेगा। तो अपने नजर से नहीं देखने का, उसको नजर को पलट के, और ये जो ऊपर में सबसे पहला लाइन में लिखा है गवर्नमेंट, एक बैंक और एक बड़ी कॉर्पोरेट, उसके नजर से देखने का, तब ये मालूम चलेगा कि डिस्काउंटेड किसके लिए है, आपके लिए है या उस बड़ी एजेंसी के लिए है। अभी समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर एक बार रिपीट करो ना। क्या रिपीट करूं वो तो बताओ। ये डिस्काउंट का आपने बोला ना, नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं सर। अब एक काम करना, मेरा एड्रेस नोट डाउन करो और एक बड़ा सा मोटा सा रास्ता ना मेरे एड्रेस से भिजवाओ। डिस्काउंटेड का मेथड है कि आज आप मेरे पास कम पैसा लगाइए, मैं आपको कल उससे ज्यादा पैसा दूंगा। तो डिस्काउंटेड वर्ड मेरे लिए है, क्योंकि आज मुझे पैसे की जरूरत है। मुझे पता है कि मेरा जो एफडी है वो 1 महीने के बाद मैच्योर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि भाई आज मुझे तू क्या कर, आज मुझे 90,000 रुपए दे दो, मैं 1 महीने के बाद तुमको 95,000 रुपए दे दूंगा। तो वो जो 90,000 रुपए दे रहा है वो क्या सोच के दे रहा है कि चलो इसका एफडी है, 1 महीने के बाद तो मुझे 95,000 रुपए दे ही देगा। तो मेरे उसका क्या प्रॉफिट हुआ? उसका ये प्रॉफिट हुआ कि उसने मेरे में भरोसा किया, क्योंकि मैंने उसको वादा किया कि मैं उसको 1 महीने के बाद क्या करूंगा, 95,000 दे दूंगा। तो उसका फायदा ये हो गया कि 5,000 उसको मिल गया 1 महीने के अंदर। तो मेरे लिए वो डिस्काउंट था। लेकिन आज मुझे वो पैसा अगर एफडी तोड़ के मुझे लाना पड़ता, तो एफडी ऐसे मैं प्री मेच्योर ब्रेक करूंगा तो मेरा 12,000 का नुकसान हो जाता। तो मैं अपना 12,000 का नुकसान ना करते हुए सिर्फ उसको 5,000 रुपया दे दूंगा, तो मेरा ये जो 8,000 7,000 रुपया ये तो बच गया। तो मेरे लिए वो डिस्काउंट था। मेरा भी प्रॉफिट वहां हो रहा है कि मैं वहां से 12,000 रुपये कमा रहा हूँ, उस बंदे का भी प्रॉफिट ये हो रहा है कि वो मेरे से 5,000 रुपया कमा रहा है। दोनों हैप्पी, दोनों विन विन। अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे हाँ, मुंबई समझा सर, लगाना पड़ेगा फिर मुझे। नहीं सर अभी पूरा समझा। पूरा अभी हाँ, अगले सर। क्लास में पूछूंगा, देखो कैसे सूत्रा साफ हो जाएगा वहां पे। क्या सर? ठीक है, अगले क्लास में पूछूंगा। देखिए आज मुझे एक्चुअली में बॉन्ड और डिवेंचर भी पढ़ाना था, लेकिन बॉन्ड और डिवेंचर अगर पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कि चाहे तो मुंबई में बाढ़ आ जाएगा या फिर बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है। ठीक है सर बोलिए। वो आपने कोऑपरेटिव कमर्शियल पेपर है ना, उसमें 4 करोड़ प्लस क्या लिखा वो समझा नहीं। फिर से बोलो, नहीं समझा। कमर्शियल पेपर का लिखा है ना बिग कोऑपरेटिव, उसके नीचे 4 करोड़ प्लस क्या लिखा है वो? डबल ए रेटेड कंपनी। डबल एडेड मतलब डबल ए, देखो आपके इंडिया में कुछ एजेंसीज हैं जो हमें, आपको या किसी कंपनी को या किसी बैंक को रेट करती है। हमको और आपको जो रेट करती है, हमारी जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जो भी हम फिनेंशियल ट्रांजेक्शन चाहे क्रेडिट कार्ड पे करें, लोन पे करें, बैंक पे करें, तो हमारी जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसके आधार पर ऑटोमेटिक स्कोर जनरेट होता है। और ये स्कोर जिस कंपनी के द्वारा जनरेट किया जाता है उसका नाम है सिबिल। जब भी आप बैंक में जाइएगा तो सिबिल का रिकॉर्ड चेक होगा। अगर वो 700 750 से कम है तो बैंक आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि वो ये बताता है कि ये जो है वो भरोसेमंद कस्टमर नहीं है। वैसे ही एक बैंक का भी रेटिंग तैयार होता है, और उस बैंक का रेटिंग तैयार होता है वो एक एजेंसी तय करती है, उसका नाम है कैमल्स, CAMELS। C स्टैंड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर एसेट क्वालिटी, M फॉर, छोड़ दो उसको फुल फॉर्म क्या है। वैसे ही जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उसकी भी रेटिंग तैयार होती है, और रेटिंग तैयार करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्रिसिल, उसका नाम है केयर, उसका नाम है ICRA, उसका नाम है सेमड़ा। ये जो कंपनी है ये हर एक कंपनी को उनके नेटवर्क या उनके मार्केट पोजीशन के आधार पर रेट देती है कि ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है, AB क्लास में है, BB ग्रुप में है, C ग्रुप में है, तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका जो पोर्टफोलियो है ना, उनका जो नेटवर्क है, उसके आधार पर उनको मार्क्स दिए जाते हैं, और उस मार्क्स का कैटेगराइजेशन इस आधार पर होता है। AA, AB, BB, C, CC ऐसा होता है।
समझ में आया? तो डबल ए का मतलब है अच्छी कंपनियां हैं, मतलब इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। अभी पता चला कि मैंने कल एबीसी कंपनी खोला और कमर्शियल पेपर इशू कर दिया, आपने मुझे पैसा लगा दिया और मैं चला गया अमेरिका, कहाँ से पैसा लीजिएगा आप? तो कोई तो होना चाहिए ना कि ये बताए कि भाई इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट पे हमारा भरोसा है क्योंकि पता है कि गवर्नमेंट कहीं जाएगी नहीं, चेंज हो सकता है ना, लेकिन कहीं जाएगी नहीं। बैंक पे हमारा भरोसा है क्योंकि पुरानी बैंक चल रही है, लेकिन प्राइवेट चीजों पर हमारा भरोसा नहीं है, तो कैसे भरोसा करे? कोई तो होना चाहिए बीच का मीडिएटर जो हमारा भरोसा दिलाए कि नहीं ये कंपनी एस्टैब्लिश कंपनी है, इस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं, आपका पैसा ज्यादा डूबेगा नहीं। तो दैट इज कॉल्ड रेटिंग, रेट तैयार होता है। अभी समझ में आया? यस सर, समझा सर। और ये ट्रेजरी बिल का आपने बोला ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करता है लेकिन मार्केट में आरबीआई लाता है, ये दोनों का समझा नहीं, एक बार रिपीट करो ना। आरबीआई किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट के अंदर आता है या नहीं आता है? हाँ आता है सर। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाएगी, कोई भी योजना लाएगी, उसको अगर पब्लिक तक पहुंचना है, अगर कोई पैसे वाला पैसा योजना है तो किसके रूप से होते हुए आता है? आरबीआई के रूप से होते हुए आता है। गवर्नमेंट तो डायरेक्ट ला रही, कोई ना कोई तो इंटरमीडिएट चाहिए ना गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, कि मोदी जी खुद आके गांव गांव घूमेगा क्या पैसा दे दो पैसा दे दो? नहीं ना। तो इस कारण से गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है वो आरबीआई करता है। दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आरबीआई अपने लिए पैसे नहीं बनाता है, गवर्नमेंट के लिए पैसे बनाता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, तो आरबीआई पैसा अपने नहीं उगाता है, आरबीआई जो भी करता है वो गवर्नमेंट के अंडरलाइन कंट्रोल में करता है। इस कारण से गवर्नमेंट को अगर जरूरत है तो आरबीआई वो कदम उठाएगा। अभी गवर्नमेंट को जरूरत था डिमोनेटाइजेशन का, तो 2016 में ये सब काम हुए। समझ में आया? सर हु कैन इशू ट्रेजरी बिल, उसमें आरबीआई टिक करने का ना आंसर। Who can issue treasury bills? If option is Government of India and Reserve Bank of India both, किसको टिक करोगे आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बैंक ऑफ इंडिया। अगर बाप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिख रहा है किसको टिक करोगे? क्या सर? अगर पापा भी खड़े हैं और बच्चा भी खड़ा है उसका, किसको टिक करेंगे? पापा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हो गया काम खत्म। ऑप्शन क्या था सर? ऑप्शन क्या थे? देखिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा हु कैन इशू ट्रेजरी बिल। द ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक और कंपनी हैविंग नेट वर्थ 4 करोड़ एंड अबव। आंसर विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन में नहीं है तो आप तक कौन पहुंचाता है? आरबीआई पहुंचाता है। हेंस आंसर विल बी। तो एज पर चॉइस, जैसा आपका चॉइस है उसके आधार पे आप काम करेंगे। इस कारण से मैंने दोनों नाम आपके बोर्ड पे लिखा है। मैंने कभी लिखा क्या सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ लिखा गया? मैंने दोनों नाम आपके बोर्ड पे लिखा कि जैसा चॉइस वैसा काम। अगर दोनों आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर नहीं आया तो सिर्फ आरबीआई। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं आया तो आरबीआई। और वो सर वो थर्ड में बिग कॉर्पोरेट बैंक है या बिग कॉर्पोरेट कंपनी है? अच्छा, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है वो मुझे बताओ अभी। क्या? हमेशा जब भी कॉर्पोरेट आएगा तो हमेशा वो कंपनी आपकी कंपनी फॉर्म होता है ना। तो बिग कंपनी बिग कॉर्पोरेट एक ही चीज है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कॉर्पोरेट हो जिसकी नेटवर्थ 4 करोड़ रुपए है। अभी रिलायंस क्या है? कंपनी है ना, लेकिन मल्टीपल यूनिट चलाती है तो कॉर्पोरेट हम कहते हैं, है कि नहीं? सो गए क्या सब? नहीं सर। हाँ सर। अरे सो गया क्या? नहीं नहीं। ओके, तो यहीं तक आज मैं अपनी कहानी रखूंगा क्योंकि मैं कुछ ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे बॉन्ड भी पढ़ाना था
लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि अगर बॉन्ड में पढ़ाऊंगा तो कुछ न कुछ तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा आज। तो इतनी ऊपर से बात है। आप अगर समझ में आ गया तो ये आपकी पूरी मनी मार्केट की कहानी है। चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे चेक में आपने MICR कोड देखा, 9 डिजिट कोड थे, शुरुआत का 3 सिटी, फिर बैंक, फिर ब्रांच। उसके पहले आपने चेक नंबर 6 डिजिट का देखा, बाद में आपने सैन नंबर 6 डिजिट का देखा, और आखिरी में आपके इंस्ट्रूमेंट कोड 2 डिजिट का देखा। ऊपर में आपने IFSC कोड देखा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आपने 11 अल्फा न्यूमेरिक का देखा, जिसमें शुरुआत के 4 बैंक हैं, उसके बाद आपके क्या है तो ब्रांच के कोड हैं, और बीच का जो पार्टनर होता है हमेशा 0 होता है। उसके बाद आपने CTS चेक देखा कि CTS 2010 वर्जन है, वो इमेजिनरी चेक है। आपने 138 सेक्शन देखा कि डिसऑनर होते हैं, बट डिसऑनर अगर फंड इनसफिशिएंट है उसी कारण से होते हैं। आपने बियरर देखा, आपने ऑर्डर देखा, आपने PDC देखा, आपने ADC देखा, है ना, आपने क्या देखा तो क्रॉस चेक देखा, आपने स्पेशल क्रॉस चेक देखा, है। तो तमाम चेक आपने देखा है। आपने कॉल मनी समझा, आपने नोटिस मनी समझा, आपने टर्म मनी समझा, ट्रेजरी बिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने कमर्शियल पेपर देखा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देखा, प्रोमिसनरी नोट देखा, जो सबका फादर, तीनों का फादर प्रोमिसनरी नोट है, क्योंकि हर एक चीज किस रूप में मिलता है तो प्रोमिसनरी नोट के रूप में नहीं मिलता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में देखा। कौन इशू कर सकता है आपकी कमर्शियल पेपर, सॉरी प्रोमिसनरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ड्रॉअर कौन होगा, अगर डिसऑनर होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, बायर कब इशू कर सकता है, बायर क्या इशू करेगा, सेलर क्या इशू करेगा, कितने पार्टी इन्वॉल्व हैं। इतनी बातें अगर संजोए रखते हैं तो बड़ी बात है। जो अभी एक दो हफ्ते में हमारे पास ज्वाइन किए हैं, कम से कम आज की बात भी अगर समझ गए तो उनके लिए काफी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी नई टॉपिक होगी उनको समझ में आएगा। तो डोंट वरी कि हमने अभी आखिरी के लम्हों में क्या बोला है, हमने पुरानी बातें अपने पुराने बच्चों के साथ रिपीट किया कि अगर इन बातों को उन्होंने सुना है तो सुना लगेगा, अगर सुना है लेकिन सोए थे तो बिल्कुल अजूबा लगेगा, है ना। इन बातों को संजोएं, इन बातों को लिखें, इन बातों का रिवीजन करें, और ये एम रखें कि आपको पूरा सफलता चाहिए तो ही आगे अच्छा कर सकते हैं। यही की बात मैं आज यहीं तक बात रखूंगा, क्योंकि आज पार्सियल न्यू ईयर था, इस कारण से हमारा छुट्टी भी था, तो हमने कल आपको इंडिपेंडेंस डे मनाने का मौका दिया, आज आपके साथ जुड़ा। संभवतः 1-2 वीक जो हमारी होगी वो बोर्ड पे क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ, तो PDF के थ्रू हमारी क्लास होगी आने वाले 2 संडे को, क्योंकि बोर्ड संभवतः वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, बट PDF के थ्रू हम अवेलेबल रहेंगे आपके साथ संडे के संडे, है ना। फिर 2 संडे के बाद फिर से तो हमारी जो रेगुलर बोर्ड की क्लासेस हैं वो आपके साथ रूबरू रहेगी। यहीं पे आपको रोकता हूँ, शुभ रात्रि कहता हूँ, गुड नाइट। सर हेलो सर। थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए बोलिए हेलो सर। बोलिए सर, बोलिए। सर मुझे ना वो न्यूज़पेपर के बारे में पूछना था कि सर न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते तो उसमें से क्या क्या पढ़ने का। न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ने का? हाँ सर। अब ये मुझे क्या पता क्या पढ़ने का। सर तो कौन सा बैंकिंग के लिए कौन सा न्यूज़पेपर मतलब नहीं, आपको पढ़ना किस, आपको GA के लिए पढ़ना है, आपको इंग्लिश के लिए पढ़ना है, किस चीज के लिए पढ़ना इंग्लिश है? के लिए सर और GA के लिए भी। अच्छा, GA के लिए भी पढ़ना? नहीं, मुझे एक बताओ कि इंग्लिश के लिए पढ़ना है या GA के लिए पढ़ना है? दोनों के लिए सर। सर GA के लिए बताइए। तो फिर न्यूज़पेपर आप मत पढ़ें। चलो आगे बताओ। क्या आप कहाँ से करें सर? हाँ देखो सर अगर तो GA द के लिए, हिंदू या द इकोनॉमिक्स पढ़ने का? हाँ द हिंदू पढ़ने का क्या सर, इकोनॉमिक्स पढ़ने का बैंकिंग के लिए? देखो हिंदू में कैसा आता है ना, तो उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है ना हिंदू का। हाँ तो उससे अच्छा कोई लोकल अगर न्यूज़पेपर आपको मिलता है तो उससे इंग्लिश अच्छी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ठीक है। सर जरूरी है क्या न्यूज़पेपर पढ़ना? हाँ न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्या? न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है ना, आपके इंग्लिश भी अच्छे हो जाते हैं, और थोड़ा सा जो एक्टिविटी चलता है, क्या न्यूज में आया नहीं आया, तो जनरल अवेयरनेस भी अच्छे हो जाते हैं, तो दोनों चीज अच्छी होती है।
इस तरह से एटलीस्ट आधा घंटा तो पढ़ना चाहिए। अगर मेरे से कोई कौन पूछता सा है तो सर? मैं तो बोलूंगा कि आधा घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए। कौन सा सर? कोई सा भी पढ़ो, हिंदू ही ले लो, क्या करोगे, हिंदू ही ले लो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का लैंग्वेज तो और भी ज्यादा टफ है, हिंदू ही ले लीजिए। लेकिन देखो क्या है ना कि 10 दिन 15 दिन आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आधा घंटा पढ़ने का, उसको एटलीस्ट फर्स्ट पेज तो पढ़ने का। ठीक है, एडिटोरियल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे कि एडिटोरियल ऐसे भी बहुत टफ होता है, लेकिन शुरुआत का 1 महीने अगर सिर्फ पढ़े, रीडिंग मारो, सिर्फ रीडिंग मारो 1 महीने, समझ में आया ना समझ में आया कोई बात नहीं, 1 महीना अगर रेगुलर रीडिंग मारा तो अगले महीने से आपको लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगा, कॉमन एरर भी समझ में आ जाएगा, न्यूज क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। कि पहला ही दिन आप सोचोगे कि मैं सब चीज समझ जाऊं, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ना हम और आप कोई शेक्सपियर के तो खानदान से है नहीं। लेकिन न्यूज़पेपर The पढ़ने का economic आदत अगर times, डाल लिया आपने, अगर 1 महीना, तो बड़ी बात होगी, बहुत अच्छा होगा। सर द इकोनॉमिक टाइम में क्या होता है? नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स टाइम मत पढ़ो। इकोनॉमिक्स टाइम किसने बोला पढ़ने के लिए? हिंदू पढ़ो ना। इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ोगे वो घर में खाना भी अच्छा नहीं लगेगा तुमको। नहीं सर, द हिंदू, ठीक है सर। हिंदू पढ़ो, है ना, जो इंटरेस्टिंग है पहले वो पढ़िए। जब एक बार आदत लग जाए उसके बाद इकोनॉमिक्स टाइम्स क्या, योजना जैसी बड़ी मैगजीन भी है, वो पढ़ सकते हैं आप। तो पहले जो इंटरेस्ट, पहले इंग्लिश समझना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सर तो इंग्लिश के लिए कौन सा अच्छा है? हाँ, इंग्लिश के लिए सर, इंग्लिश हिंदू लैंग्वेज हिंदू के लिए। कॉमन देख लो कि हिंदू सब चीज के लिए अच्छा है। ठीक है, तो हिंदू पढ़िए, फर्स्ट पेज या फिर जो भी स्पोर्ट का सेक्शन है जो अच्छा लगता है उसको पढ़िए। धीरे धीरे इंटरेस्ट आपको अगर आता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकेंड मंथ से कॉमन एरर तो बहुत अच्छा से बनने लगेगा, नो डाउट, कॉमन एरर भी बनने लगेगा और पैसेज जो आते हैं वो भी बनने लगेंगे। तो थोड़ा सा तो मैं सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट आधा घंटा जरूर पढ़िए इंग्लिश के न्यूज़पेपर। समझ में आए तो भी पढ़िए, नहीं समझ में आए तो और पढ़िए, लेकिन आधे घंटे पढ़िए। ओके सर। ये कहाँ से मेरी प्रिपेयर मेरी करेंगे? सीधी सी बात सुन लें, मैं पहले ही बताया है, अगर बैंक में आना है और इंग्लिश अच्छी है तो बैंक में आना बहुत आसान है। क्योंकि ये जो मैथ और रीजनिंग और ये जो जनरल अवेयरनेस है ना, ये सब जगह की पढ़ाई होती है, सब 19 और 20। मैं कुछ खराब पढ़ाता हूँ तो कहीं के फैकल्टी कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं वो खराब पढ़ाते हैं तो मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, है ना। और ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपके इंटरेस्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश पे थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट आ गया तो बैंक के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट इंग्लिश में पैदा कीजिए। मैंने पहले ही, जब भी मैं स्ट्रेटेजी करता हूँ, मैं एक ही चीज कहता हूँ स्टूडेंट को कि इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा कर लिया, बैंक में आना बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर मैथ में आपके 40 से 40 बन रहे हैं, रीजनिंग में 40 में 38 बन रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में मास्टर हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। बैंक आपके लिए पहले भी अनसुना था, अभी भी अनसुना रहेगा। इससे बेटर है कि मैथ में 40 में 30 आए, रीजनिंग में भी 40 में 30 आए, जनरल अवेयरनेस में भी 40 में 32 आए, और इंग्लिश में 40 में 30 आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बैंक के एग्जामिनेशन में। ठीक है सर, करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? हाँ, सर करंट अफेयर्स के लिए देखो, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक जो साइट है, कोई भी एक साइट, अगर 10 साइट आप देखोगे कि ये उस साइट पे ये लिखा हुआ है, दूसरे साइट को भी हम देख लेते हैं, बैंकिंग न्यू भी देख लेते हैं, बैंक भी देख लेते हैं, स्टडी IQ भी देख लेते हैं, तो फिर थोड़ा टफ है। कोई एक साइट फॉलो करो, उसको बराबर लिखो, ऑटोमेटिक जनरल अच्छा होगा। नहीं, क्या होता है ना कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने के चक्कर में अपन भी कंफ्यूजन आते हैं, क्या करें, है ना। कभी उस साइड को देख लिए, कभी उस साइड को देख लिए, कभी तीसरे साइड को देख लिए। तो इस तरह से किसी एक साइड को फॉलो कीजिए। ओके सर। सर बैंक करंट अफेयर्स आप नहीं कराओगे? मैं सर, तो हूँ ही, मैं करंट तो आखिर अफेयर्स के लम्हों तक हूँ। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है मैडम कि मैं अगर करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें अगर 100 बातें पढ़ाऊंगा, 100 की 100 बातें पूछ जाएंगी, क्योंकि हर एक दिन 50 करंट अफेयर्स नए जन्म लेते हैं, है ना। तो इस कारण से करंट अफेयर्स में आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे कोई कंसेप्ट नहीं है कि मुझे समझाने बैठना पड़ेगा। अभी ओलंपिक में अगर नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है तो जीता है ना। ये इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। ये डेली के डेली अगर न्यूज पेपर पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिक ये चीज समझ में आएगी। लेकिन अगर मैं कितना करंट अफेयर्स कवर कर पाऊंगा, मैं 200 करंट अफेयर्स कवर कर पाऊंगा,
लेकिन यहाँ पर डेली 25 करंट अफेयर्स जमा हो रहे हैं ना आपके पास, तो ये सर बहुत वो ज्यादा तो हमें इम्पोर्टेंट खुद है। ही करंट पढ़ना अफेयर्स पड़ेगा ना, आपको करंट उसकी अफेयर्स। नोटबुक होनी चाहिए। हाँ, बैंकिंग की जहां तक बात है, जहां तक फाइनेंस की बात है, जहां तक स्टैटिकल अवेयरनेस की बात है, वहां पे कंसेप्ट है, तो वहां पे आप मेरे भरोसे बैठ सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स में मैं कतई आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरे भरोसे रहें, क्योंकि मैं जानता हूं करंट अफेयर्स का लेवल कहां तक है और क्या पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स की आप लोगों की खुद की एक नोटबुक होनी चाहिए और एटलीस्ट 10 करंट अफेयर्स डेली उसमें अपडेट होने चाहिए। ये स्ट्रैटेजी होती है जनरल अवेयरनेस को पढ़ने की। आप जनरल अवेयरनेस जो मैं पढ़ाता हूं उसमें 40 में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15-17 तो आप करंट अफेयर्स होते हैं। सिर्फ मेरे भरोसे बैठने से नहीं होगा, मैं कंसेप्ट पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको याद नहीं करा सकता हूँ कि नीरज कुमार ने ये जीता है। मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आज उसके प्रधानमंत्री चेंज हो गए या उसकी नई करेंसी आई है ना। तो यहाँ पे खुद का भी एफर्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना कि हम मैथ पढ़ लिए, हम रीजनिंग पढ़ लिए, लेकिन पढ़ के क्या करना है? एटलीस्ट आप अगर क्या करते हैं तो ऑनलाइन जो आपकी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो ही उसका फायदा है। तो ये अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा कि ऑनलाइन हम सेट सॉल्व कर रहे हैं, हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, हम उसमें से जो क्वेश्चन, उसमें से जो वर्ड है वो नहीं समझ आया उसके लिए डिक्शनरी खोल रहे हैं, हम जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर्स के लिए 10 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के दिन में अपडेट हुए उसको हम लिख रहे हैं। तो ये अंदर की इंटरेस्ट होनी चाहिए, अंदर का डेडिकेशन जानना चाहिए, तो ही एक सही पैटर्न पे हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो होती है। फैकल्टी के भरोसे आप कितना पढ़ सकते हैं बताओ? फैकल्टी तो आपको रीजनिंग पढ़ा सकता है, फैकल्टी आपको मैथ पढ़ा सकता है, लेकिन वो चीजें आपसे बने ये फैकल्टी कभी नहीं कर सकता है। अरे मैंने बैंक का एग्जाम दिया है ना, मैंने कितने 20-22 एग्जाम दिए बैंक के, उस समय तो IUPS था भी नहीं, तो मुझे पता है ना कि बैंक में आने के लिए कितना कहाँ तक जाना पड़ेगा। इस कारण से मेरा जो सजेशन है, नॉट ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस, फॉर एनी सब्जेक्ट, फॉर मैथ हो, रीजनिंग हो, क्योंकि मैंने खुद के नोट्स बनाए, मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, तो वहां तक जानता हूँ भाई फैकल्टी पे आप कितना भरोसा करेंगे। फैकल्टी एक कंसेप्ट पढ़ाएगा, फैकल्टी एक टाइम पीरियड में आपको कंसेप्ट पढ़ा के निकल जाएगा, है ना। लेकिन आपको उस कंसेप्ट को कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए आपके इंटरेस्ट जब तक नहीं है, जब तक आपके ऑनलाइन सेट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मल्टीपल ऑनलाइन सेट, उसका रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं, उसमें डेविएशन क्या है वो आप नहीं देख रहे हैं, उसमें मार्क्स कम क्यों आया वो आप नहीं देख रहे हैं, आपने गलती कहाँ की वो आप नहीं देख रहे हैं, या फिर आपके इस कम टाइम फ्रेम में इतने कम क्वेश्चन क्यों बने ये आप नहीं देख रहे हैं, तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं, आज आराम से चाय पियो, कॉफी पियो, सो जाओ, थोड़ी सी बात सिर्फ इतनी मानो कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर को आधा घंटा पढ़ो, ठीक है? सर हेलो सर। सर एक डाउट है हिस्ट्री का, पूछ लूं क्या आपसे? पूछो। सर मैं पुराने वीडियोस देख के पढ़ रही थी तो वहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन का डाउट है सर। आपने उसको अर्बन फ्रेम बताया और बुक में रूरल फ्रेम दिया है, तो क्या पढ़ूं? क्या है? देखो सर, देखो वैदिक में क्या होता है ना, वैदिक में मैडम वैदिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं ऋग वैदिक बोलते हैं, एक को हम पोस्ट वैदिक बोलते हैं, समझ में आया? एक ऋग वैदिक है, एक पोस्ट वैदिक है। तो ये जो आपका 1500 से लेके 1000 तक है वो ऋग वैदिक फेज है, और 1000 से लेके 600 तक का जो फेज है वो पोस्ट ऋग वैदिक फेज है, उत्तर वैदिक फेज है। तो जो पोस्ट ऋग वैदिक फेज था वो अर्बन है, लेकिन जो ऋग वैदिक फेज है वो रूरल है। बट आपसे अगर एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा कौन सा सिविलाइजेशन था, आंसर इज अर्बन। आपसे पूछा जाता है कि वैदिक कौन सा सिविलाइजेशन है, आंसर इज रूरल। अंटिल अनलेस आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि उत्तर पोस्ट वैदिक कौन सा सिविलाइजेशन है, तब तक हमारा आंसर अर्बन नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ सर। यस ओके हेलो सर। थैंक यू सर। बैंकिंग के एग्जाम्स में सर हम लोग को जब बोलते हैं ना मार्क्स लिखने के लिए, तो उसमें फाइनल CGPA लिखना होता है या फिर ऑल लास्ट 6 सेम्स का मार्क्स लिखना होता है, लास्ट वाला 6 सेम का? फाइनल CGPA लिखो ना। ओके सर, फाइनल CGPA लिखना होता है ना सर? बोलिए। करंट अफेयर्स सिर्फ इंडिया के इसके लिए होगा या मतलब वर्ल्ड का पूरा सब करंट अफेयर मालूम? इंडिया के अंदर पढ़िए, वर्ल्ड का पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड में सिर्फ अगर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं
तो ही पढ़ने की जरूरत है, या फिर वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ा घटना हुआ है तो ही पढ़ने की जरूरत है। अदरवाइज ओनली इंडिया के अंदर, इंडिया की ही जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और उधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश पढ़ लीजिए, काफी है। तो अभी वो तालिबान वाला है तो वो भी नोट डाउन करूँ, तालिबान और अफगानिस्तान वाला? नहीं, तालिबान में अभी चल रहा है, वो करंट अफेयर्स क्लियर बना है। हमारा आया बैंक का था मुझे। एग्जामिनेशन, एक मिनट थामा, हमारे बैंक के एग्जामिनेशन में क्या पूछा सकता है? हमारे बैंक के एग्जामिनेशन में ये थोड़ी पूछा जाएगा। हमारे बैंक एग्जाम से हाँ ये पूछा जाएगा कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाती है तो ये पूछा जाएगा कि अभी अफगानिस्तान का नया हेड कौन है, ये पूछा जाएगा। लेकिन कितने लोग कट गए, कितने लोग मर गए, कितने अमेरिका वाले चले गए, कितने हिंदुस्तान वाले आ गए, इससे कोई मतलब नहीं है। चलने दो, ये सिर्फ आपको अच्छा लगता है, ये आपके बैंक के एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Yes, sir. Thank you, sir.